नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। और आज हम आपको पता है मैं फिजिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कूलम्ब्स के लॉ का सदिश रूप देखेंगे, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। तो दोस्तों किसी को वेक्टर नहीं पता होगा तो उसके लिए मैं थोड़ी सी वेक्टर की बेसिक भी करा देता हूँ, चूंकि ये 11th में है, फिर भी आप उसे रिवाइज कर लेना। मैं थोड़ी बेसिक करा देता हूँ बस। दोस्तों बेसिक कराने से पहले हम आपको एक चीज बता दें, कल हमने पढ़ा था एक कूलम्ब्स लॉ जिसमें Q1 Q2 दो चार्ज थे। अगर बीच की डिस्टेंस r हो तो हम, और ये बीच में एयर या वैक्यूम है, तो इसका वैल्यू होता है F इजकल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आज ना आपके लिए क्वेश्चन है थोड़ा सा। इस पूरे के बीच में एयर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये Q1 और Q2 चार्ज है, ठीक है। अब मैं ना, ये R1 डिस्टेंस पे है और इसके बीच में ये यहाँ से यहाँ तक R2 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक एयर है और यहाँ से यहाँ तक वाटर है। मतलब आधे में तो एयर है, आधे में तो वाटर है, R1 R2, मतलब ये पूरा R है। हम इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए। R1 वाले में तो हमारा क्या है, एयर है। चलो R/2 कर देता हूँ। R/2 में एयर है, R/2 में वाटर है। तो बताओ दोस्तों फोर्स कितना होगा, क्या ये इतना ही फोर्स होगा? तो आपको ये फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया है, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि Q1 Q2 दो चार्ज हो और बीच की डिस्टेंस r हो तो लगने वाला कूलम्ब फोर्स 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब मैंने क्या किया, लेकिन इसमें पूरी मीडियम क्या थी, एयर थी। अब मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज किया कि क्यू अगर एक पूरा मीडियम है जिसमें कि आधी हमारी एयर है और आधी हमारी वाटर है और Q1 Q2 चार्ज रखा हुआ है, तो बताओ Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, Q2 Q1 पे कितना। बेसिकली आपको फोर्स निकालना है, यही फोर्स क्या होगा। ये आपके लिए ट्रिविया है, मतलब क्वेश्चंस हैं, आपको कल इसका आंसर करना है। आज मतलब आपने कमेंट में इसका आंसर करें, कल मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं कूलम्ब्स के लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो दोस्तों अगर किसी को वेक्टर नहीं पता है तो मैं थोड़ी सी वेक्टर बता दूं। देखो फिजिक्स में ना दो चीजें होती हैं, वेक्टर और स्केलर। स्केलर, वेक्टर मतलब होता है सदिश, स्केलर मतलब होता है अदिश। सदिश क्या होता है बेसिकली, कि अगर आपके पास किसी चीज में मेजरमेंट की यूनिट तो है ही, साथ में उसकी कुछ मतलब मात्रा भी है। लाइक अगर हम कहते हैं 5 kg, तो यार 5 kg में ठीक है, मात्रा तो है 5 kg, लेकिन कोई मतलब डायरेक्शन भी होना चाहिए साथ में। मतलब वेक्टर क्या होता है, जिसमें कि माप तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी हो। 5 kg भाई किस डायरेक्शन में, केजी में कोई डायरेक्शन होता है, नहीं होता ना। लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि 5 मीटर नॉर्थ, तो देखो ये 5 तो है ही मात्रा और साथ में नॉर्थ डायरेक्शन भी है, तो ये हमारा एक तरह से सदिश हुआ और ये जो अदिश हो गया 5 kg। तो मतलब कोई क्वांटिटी, मान लो कि मैंने कहा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। आपको ए से बी तक जाना है। तो दोस्तों एक बंदे ने क्या किया कि एकदम सीधा गया ए से बी तक, ठीक है। और एक ने क्या किया, बड़ी मस्ती में इधर उधर घूमते घूमते यहां तक पहुंचा, ठीक है। तो ये है। अब तो इसने जो, हाँ ऐसे वैसे पहुंचा तो ये यही एक पहुंचा ये सीधा, तो इसका जो टाइम लगेगा, इसका जो टाइम होगा इसके टाइम से कम होगा, ठीक है। और देखो एक चीज, इसके चाल में बिल्कुल, इसको बोलते हैं वेग। एक निश्चित डायरेक्शन में गया और ये है हमारा चाल। देखो इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, चाल है ये, और ये वेग है, इसमें डायरेक्शन फिक्स है। इसलिए वेग एक सदिश राशि हो गई और चाल एक अदिश राशि हो गई। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है और इसमें एक डायरेक्शन। तो जिस दिशा, जिसमें कोई डायरेक्शन हो और मेजरमेंट होता है ना, 10 मीटर स्ट्रेट गया, ठीक है। तो जिसमें मेजरमेंट हो और एक डायरेक्शन भी हो तो उसको हम बोलेंगे सदिश। लेकिन इसमें देखो 1000 मीटर चलाओ भले, लेकिन कोई डायरेक्शन फिक्स है क्या, नहीं ना, तो इसको हम बोलेंगे अदिश। तो दोस्तों सदिश वाले में ना कुछ रूल्स होते हैं सदिश में, जैसे कि सदिश का ट्रिंगल लॉ होता है कि आपके पास मान लो ये सदिश इस डायरेक्शन में है, दूसरा सदिश इस डायरेक्शन में है, तीसरा इस डायरेक्शन में ना होकर इस डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं परिणामी सदिश, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी इजकल टू ए प्लस बी, ठीक है। परिणामी सदिश ये होता है दोस्तों। मैंने आप, और दूसरी चीज देखो, हमारी डायरेक्शन जो हमारी ये होती है एक्स वाई जेड, ये तीनों एक्सिस, इस डायरेक्शन, अब एक एकांक सदिश होता है, इस डायरेक्शन वाले को बोलते हैं आई, इस डायरेक्शन वाले को बोलते हैं जे, इधर को बोलते हैं के। अगर आप मान लो कि एक्स कोई वेक्टर है इस दिशा में, तो एक्स वेक्टर बराबर क्या होता है
कि x का मॉडुलस और i वेक्टर, कहने का मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे। ये दोस्तों ये मैं आपको बता दिया क्यों, सिर्फ ये रिवीजन है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है, मैंने बस आपका यहाँ रिवीजन कराया। एक्चुअली ये आपको 11th क्लास में ही पढ़ना था, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारा जो लॉ है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं 11th की प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा, तो वहां देख लेना, ठीक है। फिलहाल आपको बस इतना समझ लो। अब देखो दोस्तों, किसी का भी वेक्टर फॉर्म कब निकलता है, हम बोल रहे हैं कूलम्ब के नियम का वेक्टर फॉर्म। तो यार वेक्टर फॉर्म कब निकलता है किसी का? वेक्टर फॉर्म हम तब निकलता है कि जब वो वेक्टर के फॉर्म में हो, क्योंकि हमारा जो कूलम्ब भाई साहब ने बोला है कि Q1 Q2 दो चार्ज है, तो इसके बीच में लगता है फोर्स। और दोस्तों जो फोर्स होता है वो हमारा वेक्टर होता है। क्यों वेक्टर होता है? मान लो ये है, अब मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाया तो ये सीधा ही जाएगा ना। मान लो मैंने इसको यूं फोर्स लगाया होता तो ये इधर जाता। मान लो ऐसा कोई पेन है छोटा सा, मैंने इधर यूं फोर्स लगाया तो इधर जाएगा, यूं लगाया तो इधर जाएगा, अगर ये सीधा लगाया तो सामने जाएगा। तो देखो फोर्स हम जिस दिशा में लगाते हैं उसी दिशा में वस्तु जाता है, मतलब फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, मतलब एक दिशा होती है फोर्स की। और साथ में बल लगाते कहते हैं ना 10 न्यूटन लगाया 50, मतलब फोर्स की मात्रा भी होती है, मतलब कितना बल लगाया और किस दिशा में लगाया। अगर हम ऐसे लगाएं तो इस दिशा में बल हो गया, इस दिशा में अगर हम ऐसे लगाएं तो इस दिशा में बल हो गया, अगर हम इसको ऐसे लगाएं तो बल का डायरेक्शन ये हो गया। तो दोस्तों बल की तो दिशा होती ही है, साथ में मात्रा भी होता है, कितना बल लगाया किस दिशा में लगाया। तो बल एक सदिश राशि है, इसलिए कूलम्ब ने बल के बारे में बोला है, इसलिए इसका हमें वेक्टर फॉर्म देखना पड़ेगा। दोस्तों चलो इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, कूलम्ब के नियम का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो दोस्तों देखो वेक्टर फॉर्म के लिए उन्होंने क्या बोला कि मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, Q1 है और Q2 है, Q1 और Q2 है। अब क्या हो रहा है कि मान लो ये सेम चार्ज है, सेम चार्ज है। अब क्या होगा कि ये इस पे बल लगाएगा और ये इस पे भी बल लगाता है, ये इस पे भी बल लगाता है, ठीक है दोस्तों। अब जो Q1 जो है Q2 पे बल Q1 पर Q2 कारण जो बल लगेगा, देखो Q1 पे Q2 के कारण जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों अगर सेम चार्ज है तो ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा। तो देखो Q2 के कारण Q1 पे Q2 के कारण जो बल लगा वो इस डायरेक्शन में, और इसको बोलते हैं F12। इसका मतलब है फोर्स ऑन 1/2, मतलब 2 के कारण 1 पे लगने वाला फोर्स। अब इसी को हम, अब देखो अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो अब Q1 का द्वारा Q2 पे लगने वाले फोर्स को फोर्स 2 पे लग रहा है, लगाया जा रहा है 1 के द्वारा, तो F21 बोलेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। अब देखो जरा सा एक चीज, अब देखो दोस्तों ये हमारा हो गया बल। अब चूंकि अब Q1 जब Q2 पे बल लगाएगा तो वो इस लाइन के लॉन्ग ही तो बल लगाएगा, मतलब इस रेखा के लॉन्ग ही बल लगाएगा। तो इसको बोलते हैं स्थिति सदिश, और R से डिनोट करते हैं। अब R क्या है यहाँ पे कि 1 के द्वारा 2 पे लगने वाले बल की डायरेक्शन। तो R हम बोले थे एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप होता है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो R12 हो गया, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब उसके बाद 2 के द्वारा 1 पे लगने वाला बल, 2 के द्वारा 1 पे लगने वाला बल इस लाइन से लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं R21। यहां तक आपको क्लियर है? ये डायग्राम में किसी को दिक्कत है? ये डायग्राम देख लो। अब हम यहां से आगे करेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके द्वारा लगने वाला इस रेखा के लॉन्ग लगेगा, और इसके द्वारा लगने वाला बल इस रेखा के लॉन्ग लगेगा। अब जो जो हमारा लाइंस होती है, मतलब एक्सिस होती है, जिस रेखा पे लगता है उसको स्थिति सदिश कहते हैं, और वो यूनिट वेक्टर होता है, इसलिए हमने ये कैप वाला यूनिट वेक्टर के लिए देता है, इसको वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो प्लीज 11th वाला वेक्टर पढ़ो पहले, तभी आपको समझ में आएगा वेक्टर वाला चीज, ठीक है। अगर आप किसी को वेक्टर पता नहीं है तो आप हमें कमेंट करना, मैं 11th का स्टार्ट कर दूंगा, उसमें वेक्टर में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि F12 क्या होगा, F21 क्या होगा, ठीक है। F12 क्या होगा? अब कूलम्ब का जो नियम है, देखो जितना बल Q2 Q1 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स Q1 Q2 पे भी लगाएगा। अब ये फोर्स की जो मात्रा होती है इसको इस मॉडुलस से डिनोट करते हैं। ये तो सदिश है, सदिश की अगर हमें मात्रा चाहिए तो ये मॉडुलस करते हैं, और इसके लिए तो हमारे कूलम्ब भाई साहब ने बोला ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई हमारे सदिश की मात्रा, जो हमारा कूलम भाई साहब ने पहले ही बोल दिया। एक्चुअली इसके बीच की डिस्टेंस r है और ये एयर में रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। हम अदर चीज की भी बात नहीं करते हैं। अब चार्ज रहेगा, एयर ही वैक्यूम में रखेंगे ना, वाटर में थोड़ी ना रखने जाएंगे। तो मैं रख सकते हैं, बट हम जो बात कर रहे हैं रियल लाइफ में एयर की बात कर रहे हैं, तो एयर के लिए 4πε0 होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब देख लो यहाँ पे जरा सा कि Q2 पे Q1 के कारण लगने वाला बल क्या है, F21 है यहाँ पे, ठीक है। और इस डायरेक्शन में लगने वाला सदिश क्या है, 1 2 है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम किसी बल का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, मान लो F21 का हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, तो हम क्या लिखते हैं, उस बल की जितनी मात्रा है साथ में उसका इकाई सदिश। कहने का मतलब Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल तो यही होगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और साथ में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इस डायरेक्शन में जाने वाला एकांक सदिश। ई डायरेक्शन में जाने वाला एकांक सदिश हमारा कौन सा है, R12। वाह, इस तरह से आपने एक वेक्टर फॉर्म दे दिया। अब कहोगे यार वेक्टर फॉर्म क्यों निकाले, इसका बहुत महत्व है दोस्तों, बताऊंगा क्यों निकाले। देखो आप इससे आपको सबसे पहले तो डायरेक्शन पता लग गया कि जो 2 से 1 पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये वही बताता है दोस्तों, ये डायरेक्शन हमें बताता है बल का। आपने कहा कि मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, पूछो यार 10 न्यूटन फोर्स लगाया बट किधर लगाया, बोलोगे ना, तो वो किधर की बात, वो हमें यही बताता है R12 की तरफ। R12 मतलब इस लाइन की तरफ मैंने लगाया है Q2 पे। तो F21 की लाइन, F21 लगने वाला बल इस लाइन के लॉन्ग लगेगा, इस लाइन के लॉन्ग हमारा वेक्टर सदिश ये है। तो दोस्तों F21 की जो मात्रा होगी उसमें वेक्टर सदिश का मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा वो टोटल एक सदिश फॉर्म हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। तो जैसे देखो 21 के कारण यहाँ पे R12 आ गया। अगर इसी तरह से अगर हम बात करें F12 पे लगने वाला फोर्स की, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मात्रा तो यही रहेगी फोर्स की, कोई ये जितना फोर्स लगाएगा वो उतना ही फोर्स लगाएगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। ये R12 वाले यानी 1 से 2 डायरेक्शन में लगाया, तो ये 2 से 1 डायरेक्शन में लगाएगा। तो हमने लगा दिया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट एंड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है दोस्तों आगे, आई होप क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वेक्टर फॉर्म में आप चीज देखो, F12 F21, F12 तो इधर लगने वाला बल है, F1 मतलब F21 इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है और F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो R12 R21 बस अपोजिट हो गया डायरेक्शन, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो जो हमारा R12 होता है ना, अगर हम इसको R21 लिखें तो ये प्लस का माइनस हो जाता है, मतलब अगर आप माइनस करोगे तो इसका उल्टा कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। यहां से ये बात आपको समझ में आ गई। ये 1 2 को माइनस R21 भी लिख सकते हो। सपोज करो यहाँ पे हम बैठा देते हैं वैल्यू, यहाँ इसमें देखो मैं वैल्यू बैठा रहा हूँ, यहीं पर मैं एक वैल्यू बैठा रहा हूँ आपको। चलो एक फ्री स्पेस देता हूँ। अभी आपने ये देखा, अभी देखो, अभी आपने ये चीज देखा ना कि देखो यहाँ लिख ही देता हूँ। इसके बाद हम ये चीज देखा हमने अभी, F21 की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी इकाई सदिश R21, चूंकि F21 निकाले थे डायरेक्शन वाली इकाई सदिश। और F12 की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बट R12। और अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि R21 जो होता है, अगर आप इसको R12 लिख रहे हो, ये नहीं इसको एक्सचेंज कर दें तो ये माइनस आ जाता है। तो अगर हम R21 की जगह ये चीज रखें, चूंकि R21 इसके इक्वल होता है, अगर रख के देखें तो F21 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और R21 की जगह हम रखेंगे -R12। तो आप देखो ये ओवरऑल बन जाएगा -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12। तो आप देख सकते हो ये हमारा F21 है, ये पूरी जो वैल्यू थी 1 2 वाली, ये तो F12 है, तो -F12। तो दोस्तों वेक्टर फॉर्म का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि ये हमें बताता है कि कूलाम के नियम में
कि जो Q1 Q2 पे लगने वाला फोर्स है, Q2 Q1 पे लगाने वाला फोर्स है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं अगर अलग डिफरेंट डिफरेंट चार्जेज हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हम इसमें थोड़ी सी और इसके इंपॉर्टेंस दोस्तों, जो इसका सेकेंड महत्व है ना, ये वो है कि इसका जो एक और इम्पोर्टेंस है, जो कूलाम का लॉ है, कूलाम का वेक्टर फॉर्म जो है, हमें ये बताता है जो फोर्स लगते हैं ना वो सेंट्रल होते हैं, मतलब जो लाइन के थ्रू फोर्स लगते हैं उसी लाइन के सेंट्रल होते हैं। मतलब बताता हूँ, मतलब कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप हमें यह भी स्पष्ट कर देता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है एक केंद्रीय बल होता है। इसका मतलब मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है कि दोनों आवेशों को, जैसे कि ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों के मिलाने वाली लाइन के अनुदिश ही लगेगा। ठीक है, अब मैं जरा इसको मैं डिटेल में करता हूँ जरा सा, अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा वेक्टराइज करके देखते हैं। हमारे पास देखो ये 3D दुनिया हो गई जहाँ पे हम लोग रहते हैं, XYZ एक्सिस हो गया हमारा। ये यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ये हमारी 3D दुनिया है जहाँ हम लोग रहते हैं, XYZ हमारी एक्सिस हो गई। अब इस एक्सिस पे हमारा दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है Q1 और Q2, सपोज करो ऐसा। ठीक है, Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों? R है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इन दोनों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों? R है। अब इस डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स, ये वेक्टर R12, और इस डायरेक्शन में जो R आ रहा है वो हमारा है R21। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब जो है Q1 पे आपने देखा कि Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको हम बोलेंगे F ऑन 1/2, मतलब कि एक पे लगने वाला दो के द्वारा फोर्स। ठीक है, और इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में बोलेगा, जिसको हम बोलेंगे F21। अगर मैं यहां से इस पॉइंट को मिलाऊं और यहां से इस पॉइंट को मिलाऊं और इसको मैं R1 बोलूं, इसको मैं R2 बोलूं, तो देखो दोस्तों ये हमारी ये लाइन है इस पॉइंट मिलाने वाली, और ये हमारा ये लाइन है इस पॉइंट को। तो यहाँ कैसा बना है दोस्तों? ये डायग्राम बना है लगभग इस टाइप का बना है। ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, ये Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारा R1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारा R2। ये वेक्टर है हमारा, और ये जो है हमारा फाइनली परिणामी सदिश, चाहे ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ये डायग्राम? तो हमने देखा था दोस्तों, अभी हमने देखा था कि ये जो Q1 पे फोर्स लगा है F12, वो F12 हमारा क्या निकला था? हमने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ तक समझ, अपॉन R स्क्वायर और R21 निकला था दोस्तों, ये निकला था। ठीक है, R21 निकला था। देखो एक चीज यहाँ पे, अगर एक चीज कर रहा हूं मैं, आर का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर रहा हूं, आर का मल्टीप्लाई नीचे भी कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? चूंकि मैं इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में ज्यादा अच्छा नहीं, ये वेक्टर को हमने आपको बताया था कि अगर एक्स डायरेक्शन में कोई आई वेक्टर है, ये एक्स डायरेक्शन में कोई इधर चला है, तो एक्स बराबर होता है एक्स का वेक्टर इंटू आई कैप। तो मैं जरा उसी को आर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, ये आर वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि हमें क्या दर्शाना, ये तो हमारा पूरा आर है ना, ये हमें R12 या R21 नहीं, हमें पूरा आर चाहिए, क्योंकि इन दोनों बीच की लाइन हमारा आर है, तो हम इस वेक्टर के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये पूरा बीच की दूरी तो आर है ना, भले हम इसको R21 R12 करके डिनोट किए, ये इधर वाली लाइन के पर फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, लेकिन इसकी कंपिटिशनल लाइन तो यही है ना, कंप्लीट लाइन आर है। तो इसको हम आर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, आर का मल्टीप्लाई ऊपर भी किया और आर का मल्टीप्लाई नीचे भी किया। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा हमारा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RQ। ठीक है, और ये जो सदिश होता है R12R, इसको बोलते हैं वेक्टर R। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? वेक्टर R, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, अब जो वेक्टर R हो गया हमारा, वेक्टर R हमारा हो गया। अब जब इस ट्रिंगल में देखो, मान लो इसका नाम O है, ये A है, ये B है, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, तो जरा ये ट्रिंगल लॉ बन रहा है यहाँ से देखो। तो हमने अभी जो वेक्टर का आपका ट्रिंगल लॉ बताया था कि जो 11 में आपको पढ़ना है, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, ओ ये हमारा है ये इस डायरेक्शन में, ये है हमारा इस डायरेक्शन में, ये है हमारा इस तरह से कुछ। ठीक है, तो आप देख सकते हो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, OB प्लस AB, क्योंकि
जो अलग डायरेक्शन में है वो हमारा परिमाण, देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, लेकिन इसको ऐसे जाना चाहता था, ऐसे आ गया। ये स्थिति सदिश दिखाया था मैंने R1 ये R2, ठीक है, ये R1 था, ये R2 है, ये R है, ठीक है। तो अब आप जरा देखो यहाँ पे दोस्तों, एक चीज समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि यहां से अगर हम बी ए की वैल्यू निकाले, अगर हम यहां से बी ए की वैल्यू निकाले, ओ सॉरी दोस्तों, यहां से अगर हम ए बी या बी ए की, मतलब हमें तो मेन वैल्यू यही चाहिए ना, ओ यहाँ है, ए यहाँ है, सॉरी, तो ओ ए इजकल टू ए बी प्लस ओ बी, मतलब ओ बी प्लस ए बी, ठीक है। तो हमें चूंकि इस स्थिति सदिश की वैल्यू चाहिए, तो हम ए बी की वैल्यू निकालें, तो ए बी की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें, देखो क्या होगा यहाँ पे। एक्चुअली दोस्तों मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई, बी से ए डायरेक्शन है तो इसको हम बी ए लिखेंगे, सॉरी। स्थिति सदिश में बहुत ध्यान देना पड़ता है। देखो ओ ए तो बिल्कुल सही है और ओ बी भी सही है, लेकिन बी ए ऐसे डायरेक्शन में डिनोट कर रहे हैं ना, तो इसको बी ए लिखेंगे दोस्तों, बी ए लिखेंगे, ठीक है। हमने चूंकि ये फोर्स हमने F12 पे निकाला है ये डायरेक्शन में, तो इस स्थिति सदिश की बात करेंगे ना, तो इसलिए हमें यहाँ बी ए लिखना पड़ेगा, ना कि हमें ए बी लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, ध्यान देना इस सब मिस्टेक के बारे में। बी ए इजकल टू हमारा हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी हो जाएगा। अब हमारे पास ओ ए को हम क्या बोल रहे हैं, ओ ए को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओ ए को तो हम बोले हैं R1 और ओ बी को बोले हैं R2। देखो ओ ए हमारा R1 था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक R2 था, यहाँ से यहाँ तक R2 ले लिया, और ये हमारा बी ए हो गया। दोस्तों हम करना क्या चाह रहे थे, पहले हमने इस पे फोर्स निकाल लिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों कि ये R1 ये R2 दो लाइन को ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से हमारा ये ट्रिंगल बन गया। अब इस पे फोर्स लग रहा था, तो ये हमारा फोर्स था जिसमें अभी तक हमने R का मल्टीप्लाई नहीं किया था। बट दोस्तों ये फोर्स तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग लग रहा है ना, यानी R वाली लाइन के अकॉर्डिंग, तो इसको हम R वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इससे R से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, R से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद R बन गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या हुआ दोस्तों कि हम ये ट्रिंगल आउट किए हैं, ये जो ट्रिंगल है उसी का फॉर्म हम यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और अभी जो फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में लगा है ना, ये जो बी के द्वारा लगाया गया फोर्स है 1 2 इस डायरेक्शन में लगा है, तो वेक्टर सदिश R, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बी ए लिखा, उसमें गलती से ए बी लिख दिया था। तो देखो ओ ए ये हमारा ये ओ बी था, और ये हमारा बी ए था, ये हमारा ओ ए इधर ना आके इधर था, तो ओ ए हमारा परिणामी हो गया, तो हमारा ओ बी प्लस बी ए हो गया। तो यहाँ से हम बी ए की वैल्यू निकाल लिया, तो ओ ए माइनस ओ बी हो गया, R1 माइनस R2। यहाँ तक समझ में आया, बी ए की वैल्यू हम जो निकाले यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बी ए को हम कौन सा वेक्टर बोल रहे हैं, ये आर वेक्टर बोल रहे हैं, तो आर वेक्टर इजकल टू R1 माइनस R2। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं। तो आइए यहाँ से हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं इसकी मॉडुलस लूँ तो जो हमारी R निकलेगी वो होगा R1 माइनस R2। यहाँ तक आपको क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हम दोनों साइड हमने मॉडुलस ले लिया, तो ये R हो जाएगा, ये R1 माइनस R2, बस दोनों साइड हमने क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया, और हमने कुछ नहीं किया। तो यहाँ से हम ये चीज़ पर पहुँच चुके हैं निष्कर्ष। अब जो हमारा ये वैल्यू आई थी, ये जो वैल्यू आई थी 1, ये वाली पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो आई थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, R की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, R की जो हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। ये R इंटू, अब हमारा जो ये था, ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, या साफ से लिखूँ या यहीं पे कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा इसे भी। ये जो हमारा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये R के क्यूब हो जाता, R का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। और देखो वेक्टर R21 इंटू R हमारा हो जाता है वेक्टर R, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो 1/4 पाई एफ, ये हमारा कौन सा था दोस्तों, F12 था। तो F12 हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और R Q का वैल्यू हमारे पास ये है, मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R वेक्टर हमारे पास ये है। तो R1 माइनस R2, ये आपने देखा कि 1 2 था, तो R1 माइनस R2 हो गया,
और ये R1 माइनस R2 हो गया पावर 2। इसी तरह से F21 हम निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये हो गया R2 माइनस R1 का पावर 3 R2 माइनस R1। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। वेक्टर फॉर्म समझ में आया ना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता दूं। देखो ये हमारा x6 था xyz, जहाँ पे हमारे पास q1 q2 दो चार्ज थे। अब इन दोनों के बीच की दूरी r थी, हमने यहाँ से r1 वेक्टर ले लिया, यहाँ से r2 वेक्टर ले लिया। हमें बेसिकली ये r के पोजीशन में दिखाना था, तो हमने क्या किया दोस्तों कि पहले इस पे लगने वाला फोर्स निकाल लिया। इस तरह से F12 लगेगा, और ये हमने देखा F12 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R21 मतलब इस 2 से 1 की डायरेक्शन में लगने वाला वेक्टर था। अब हमको चूंकि ये स्थिति सदिश R के फॉर्म में डिनोट करना था, इसलिए हमने इसमें R का मल्टीप्लाई किया। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आता है, इस चीज को मल्टीप्लाई करने के बाद हम R बोलते हैं, इसलिए ये फार्मूला थोड़ा इस टाइप का हो गया। F12 1/4 0 Q1 Q2 R² इंटू RQ, और ये हो गया हमारा R। तो अब हम देखे थे कि इस ट्रिंगल को हमने बाहर निकाला, तो वो O था, ये A था, ये B था, तो ये R2 इस डायरेक्शन में था, R1 इस डायरेक्शन में था, तो हम यहाँ से कहे थे, और ये हमारा AB था। तो OB BA और OA इधर ना होकर इधर था, इसलिए OA हमारा परिणामी हो गया। तो यहाँ से हम बोले थे, यहाँ से हम BA की वैल्यू निकाले थे, तो BA इजकल टू OA माइनस OB। ठीक है, यहाँ से BA इजकल टू R1 माइनस R2 हमने निकाला था, तो R इजकल टू ये निकाला। अब इस चीज को हमने इस R के जगह पुट कर दिया, और इसका जो हमने मॉडुलस निकाला तो वो R की वैल्यू निकल गई, जो मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो इससे हमें पता लगा कि जो 1-2 जो फोर्स है, यहाँ देखो ये हमने वहां पुट किया, 1-2 जो फोर्स है वो इस तरह से लगता है 1-2 के डिफरेंस के साथ, और 2-1 जो फोर्स लगता है 2-1 के डिफरेंस के साथ। इससे ये पता चलता है कि दोस्तों जो फोर्स होता है इसी लाइन, जिस लाइन पे ये रखा हुआ इसी लाइन के लॉन्ग लगता है। तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, और जिन्हें वेक्टर नहीं पता होगा तो आई होप उन्हें बहुत ही कम समझ में आया होगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आपको मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा जब 11th पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको वेक्टर नहीं आता है यहाँ पे, तो आई डेफिनेटली आपको समझ नहीं आया होगा अगर आपको वेक्टर नहीं आता होगा तो। फिर भी कोई नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो में आइए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और ऑब्जेक्टिव्स करेंगे इसके, और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।